तो आज के लेक्चर में बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? हम लोग इससे पहले का जो चैप्टर पढ़े हम लोग पढ़े एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं सारी चीजें हम लोगों ने देखा, उसे तैयार करना है। आज हम लोग बात करेंगे, ये लेक्चर 7 दिन बाद पढ़ रहा है क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी और जैसे हिंदू धर्म में पितरपक्ष भी चलता है उसे भी मनाना था, तो इसलिए बाल भी छिलवाना पड़ा। तो आज की जो है ये सब बातें चलिए चलती रहती है जीवन में। आज की बात करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी हम टिश्यू की इस चैप्टर की बात करेंगे तो टिश्यू की बात करेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन वही होता है, अभी बता रहा हूं मैं, जब टिश्यू की बात करेंगे तो क्वेश्चन जो बनता है वो लोकेशन से बनता है, कहाँ कौन मिलता है। ठीक, क्वेश्चन वही बनेगा। ठीक, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। उसके लिए हम लोग कुछ फार्मूले भी निकालेंगे। तो हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि कोई भी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या होता है? फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, या एक साथ फंक्शन करने वाले दो ऑर्गन आपस में जब मिलते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे डाइजेशन और रिस्पायरेशन एक साथ काम करते हैं फिजिकली और केमिकली, उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब दो ऑर्गन एक साथ एक दूसरे के पूरक बन जाए, एक दूसरे के लिए के साथ काम करें फिजिकली या केमिकली, तो क्या हो गए? ऑर्गन सिस्टम। तो ये पूरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है। बातें सुन लीजिए, उसके बाद सीधे एनिमल टिश्यू से बात करेंगे। ये हो गई टिश्यू। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स जिसकी फंक्शन स्पेशल है और ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन जो है इसकी, वो जो है स्पेसिफिक है। ये हो गई टिश्यू की परिभाषा। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। टिश्यू किसने दिया? टिश्यू प्लांट में जब हम बात कर रहे थे तो किसकी बात किए थे? एनग्रीव की। ठीक है, उसी तरह एनिमल में बात करेंगे टिश्यू की तो विचार्ट की बात करेंगे। ये साइंटिफिक नाम आ जाता है। अगर जो है आप चाहें तो नोट कर लें, किसकी? विचार्ट की बात करेंगे। उसी तरह क्या होता है? हिस्टोलॉजी। अगर इसी टिश्यू को हम जिस स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के तहत, तो क्या कहते हैं उसको? हिस्टोलॉजी। मतलब ये टर्म भी हम याद रखेंगे क्या कि हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी अगर पूछ दिया सवाल कि टिश्यू के स्टडी को जिस ब्रांच के तहत इसकी स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। एनिमल में किसने दिया था? विचार्ट ने। ठीक है, एनिमल में विचार्ट ने। उसी तरह अगर बात की है प्लांट में, तो प्लांट में टिश्यू टर्म हमें पता है किसने दिया था? एनग्रीव ने। ठीक है, ये सीधे सीधी बातें याद रखनी है। उसी तरह ये हिस्टोलॉजी का काम किसने किया खोजने का? ये थे मेयर। मेयर थे फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये सब चीजें जनरल बातें से याद रखेंगे। उसी तरह अगर फॉर्मेशन की बॉडी की बात करेंगे तो क्या बनता है? पहले सेल्स आती हैं, फिर वो किस में चेंज होती हैं? सेल्स टिश्यू में, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती है। उसके बाद ये टिश्यू ऑर्गन में चेंज होता है, बॉडी ऑर्गन लेवल का हो जाता है उसके पास। उसके बाद क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, इतनी बातें हम अलग से याद रखेंगे इस विचार्ट के बारे में। हिस्टोलॉजी क्या हो गई? प्लांट में एनग्रीव ने दिया था। हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं किसकी? टिश्यू की। हिस्टोलॉजी का खिलाड़ी कौन था? मेयर थे। ठीक है, ये बातें हम याद रखेंगे। थोड़ी सी खांसी है, उससे आप डिस्टर्ब ना होइएगा। कोर्स करना भी, कंप्लीट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं किसकी? आगे चलिए अब सीधे बात करते हैं। अब टिश्यू की बात हो गई, अब एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू से पहले हम एक पॉइंट और लिखेंगे। क्या सवाल बनता है? हम जब एनिमल किंगडम पढ़े थे तो हमने टिश्यू की बात कहां से की थी? जब हम सबसे पहले एनिमल किंगडम में क्या पढ़े थे? पोरीफेरा पढ़े थे, याद है? स्पंज। तो उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? सेलुलर थी, याद है? सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिर्फ सेल की बॉडी बनी होगी। तो भाई सेल ही क्या करेंगे? रिस्पायरेशन, डाइजेशन या जो भी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन, जो भी प्रोसेस है बॉडी की, वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो क्या होगा? जब टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू की कहानी कहां से शुरू होगी, इस बात को भी नोट करते चलेंगे कि ये जो टिश्यू की कहानी है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में, कहां से शुरू होती है? निडेरिया से। निडेरिया से शुरू होती है।
ठीक, उसको क्या कह सकते हैं, सिलेंट्रेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखेंगे कि टिश्यू, अगर बॉडी का टिश्यू लेवल का बॉडी शुरू करेंगे तो हम कहां से शुरू करेंगे, निडेरिया से, और सिलेंट्रेटा भी कर देते हैं उसको। ठीक, उसके पहले पोरिफेरा कैसी होती है, पोरिफेरा सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, यहां तक की बातें सही है, ऑर्गन सिस्टम भी आपको समझ में आ गया जो एक साथ काम करते हैं। अब आइए सीधे एनिमल टिश्यू पे। इसमें टिश्यू में सबसे खास यही है कि कहां कहां कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, सवाल मेनली यही बनता है। ठीक है, तो उसके बाद शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। जो ये टिश्यू है वो हमें पता चल गया है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन सेल्स शो करती हैं। ठीक, हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करता है। इसी फंक्शन के बेस पे क्या होता है, इस सेल का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, और जो स्ट्रक्चर डिसाइड होता है उसी के बेस पे इस टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को कितने 4 भागों में बांटा गया है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एक एक करके बारी से पढ़ते हैं। ठीक, पहले एपिथेलियल, सवाल हम अभी भी बोल रहे हैं, याद रखिएगा कि वहीं से आएगा लोकेशन से कि कहाँ कौन पाया जा रहा है, इसलिए उस चीज को ज्यादा ध्यान देंगे। एनसीईआरटी बुक नीट के लिए सफिशियंट है। जो कहते हैं भाई कि नहीं एनसीईआरटी से बाहर भी आता है, बड़े बड़े टीचर हैं, उन्हें ज्ञान देने का शौक है, तो वे एक चीज याद रखिएगा, इस एनसीईआरटी बुक पे कमांड बनाइएगा और 10 बार तक रिवीजन कर लीजिएगा। 8 से 10 बार, मालूम है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, टॉपर या रैंकर करते हैं, कर लीजिएगा तो आपको 85 प्लस क्वेश्चन आंसर लाके दे देगा ये। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन के लिए अलग से बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, थोड़ी बहुत चीजें ज्ञान के लिए है, जो नियरेस्ट है वो लिखते चलूंगा मैं, उसे आप नोट करते चलेंगे, वो कंप्लीट करते चलेंगे, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो 2-3 सवाल इतनी बड़ी एनसीईआरटी के इर्द गिर्द अगर बात करें तो कहां से गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। तो उस एक्स्ट्रा 2-3 के लिए हो सकता है 90 के 90 नीट में इससे आ जाए, लेकिन ये है कि अगर 2-3 बाहर से भी आ गए तो आपको बहुत नुकसान नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 87 तक टारगेट रहेगा। और नियरेस्ट जो है वहां हम चलेंगे, लेकिन इतना भी नहीं चलेंगे कि बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, हल्का हल्का चलेंगे जहां चलना चाहिए। आइए एनिमल टिश्यू की बात करता है। जब एनिमल टिश्यू की बात करता है तो सीधे आ जाइए, क्या पहला टाइप क्या था, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो टिश्यू के फंक्शन पे डिसाइड हो रही है, उसमें पहला टाइप है एपिथेलियल टाइप। इससे देखिए यहां से भी सवाल आते हैं। पहले एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल को एक और नाम देते हैं, क्या, एपिथेलियम। ये एपिथेलियल टिश्यू को एक और नाम देते हैं एपिथेलियम, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये टिश्यू जो है फ्री सरफेस की होती है, मतलब जो इसका एक तो पार्ट जो होता है क्या होता है, नीचे इस पे है ये टिश्यू मान लो खड़ी, ये हो गया उसका बेसमेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया इसका फ्री सरफेस। तो ये कैसी होती है, फ्री सरफेस के टिश्यू होते हैं। और कहां कहां होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, देखिए इस फिगर में देखिए, या तो मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, तो एपिथेलियल टिश्यू या तो बॉडी के आउटर पार्ट में, मतलब इन्वायरमेंटल कांटेक्ट में होंगे, या तो इनर पार्ट में, मतलब जो बॉडी के अंदर फ्लूइडल सब्सटेंस है उनके कांटेक्ट में होंगे, या तो बॉडी के अंदर माना कोई ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन मान लेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसमें ये यहाँ ऊपर लगे होंगे, ठीक है, कवर किए रहेंगे। ये हो गए एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। तो एपिथेलियल टिश्यू की यही लोकेशन है, कहाँ कहाँ याद रखेंगे, बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट, ये समझ में आ गया, दोनों लोकेशन या तो इनर साइड में या आउटर साइड में। ठीक है, या प्रोवाइड कवरिंग, कवरिंग दे रहे हैं, देखिए ऑर्गन पे भी दिखाया मैंने, वो क्या, सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो गई, बाहर भी है एनवायरमेंट के कंडीशन में, सब्सटेंस पे भी उससे कांटेक्ट है बॉडी फ्लूइड से, और ऑर्गन के बाहर भी लगा है। ये कहानी खत्म। आगे चलिए, जब आगे की बात करेंगे तो ये जो टिश्यू होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं, मजबूती के साथ पैक होते हैं, और इनमें एक छोटा सा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है जो एनर्जी प्रोवाइड, मैट्रिक्स मतलब एनर्जी देने वाला पार्ट, प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब इस टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में बांटते हैं, कौन कौन, सिंपल और कंपाउंड।
एपिथेलियल, देखिए सीधे सीधे समझिए, इजी भाषा में एनसीईआरटी कर लीजिए और उस पर कमांड बना लीजिए, नंबर अपने आप आ जाएंगे। ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जहां सोचना समझना है वहां समझाया जाएगा। जो एपिथेलियल हो गया, एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, उसके किसके बेस पे, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे। ये स्ट्रक्चर का बेस डिफरेंट किस पे है, इसके फंक्शन से, उसके बेस पे पढ़े टिश्यू 4 टाइप के। उसमें हम बात कर रहे हैं एपिथेलियम की। एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाएगा, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, मतलब बॉडी के स्किन पे। इन द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड सब्सटेंस जो अंदर है उसके कांटेक्ट में, उन्होंने इस स्किन के बॉडी के अंदर, और जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है उनके ऊपर लाइनिंग लगी रहती है। ठीक है, ये जो है बहुत मजबूती से आपस में पैक्ड रहते हैं और हल्का सा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। इतनी बातें कंप्लीट। अब जो ये टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, ये 2 पार्ट में बटे होते हैं। एक को कहते हैं सिंपल एपिथेलियल, एक को कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल। जो सिंपल एपिथेलियम है, सीधे जानिए वो सिंगल लेयर का बना होता है। अब जितने भी इसके टाइप पढ़ेंगे वो भी सिंगल लेयर के होंगे। तो सिंपल एपिथेलियल क्या हो गया, किसका बना होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, दोनों बात कर सकते हैं। ये लाइनिंग करता है बॉडी कैविटी को, जो ग्लैंड की डक्ट्स होती है उनको, और जो बॉडी ऑर्गन में ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब जैसे नेफ्रॉन में ट्यूबुलर होता है, तो किडनी में नेफ्रॉन होता है, उसमें ट्यूबुलर पार्ट होता है। तो ट्यूब मतलब इन जगहों पर क्या पाई जाती है, ये एपिथेलियल पाई जाती है। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है अगर बात करेंगे, तो लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। कैसी होती है, सिंगल लेयर की होती है। चलिए, अभी भी ये सब इंपॉर्टेंट है जो लाइन कर रहा हूं, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट तब होगा जहां स्टार बनाऊंगा। ठीक है, द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 या मोर लेयर। सिंपल की कहानी हम लोग जान रहे हैं, सिंगल लेयर की बनी है, और कहां कहां पाई गई गुरु, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब। कहानी खत्म। उसी तरह बात करेंगे, ये जो दूसरा पार्ट है कंपाउंड एपिथेलियल, नाम से कंपाउंड है, मैंने बड़ा जुड़ के मिलके बना है, तो बहुत लेयर होंगे, 2 और 2 से मोर, 2 या 2 से ज्यादा लेयर के होंगे। और इनका काम है प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन का काम है, तो कहां पाई गई, ये पाई गई हमारे स्किन पर। कहां पाई गई, डज इन आवर स्किन। तो कंपाउंड एपिथेलियम स्किन पे, सिंपल एपिथेलियम पूछेगा तो लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब, दोनों याद रखेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में। ठीक, अब आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सारा टिश्यू का जो बंटवारा है वो स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है, कैसे कैसे सेल्स है। अब तो एपिथेलियल में आ गए, जिसका 4 टाइप में सेल की स्ट्रक्चर था, एक टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में भी सेल्स जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं, और उस बेस पे सिंपल एपिथेलियम को बांटते हैं हम 3 पार्ट में। कौन कौन, स्क्वायमस, कोवाइडल, कोलुमिनर। कौन कौन, स्क्वायमस, कोवाइडल, कोलुमिनर, 3 पार्ट पे बांटते हैं। और किसके बेसिस पे, ये जितनी टिश्यू की कहानी हम पढ़ रहे हैं किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पे ही पढ़ रहे हैं। तो अभी तक टिश्यू की कहानी में क्या है गुरु, एनिमल टिश्यू की कहानी हम शुरू किए, यहां तक की बातों में क्या हुआ, एनिमल टिश्यू में आगे बढ़े, स्ट्रक्चर, बेस ऑफ, बेस क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जब इसकी कहानी शुरू किए तो हम इसको बांट दिए कितने में, 4 पार्ट में। उसमें एक पार्ट था इपिथेलियल था, अब बाकी दूसरा जो है कनेक्टिव, तीसरा न्यूरल, चौथा मस्कुलर, इनको अभी आगे देखेंगे। 4 भागों में बांट दिए। अब इस एपिथेलियल को क्या किए, 2 पार्टों में बांटे, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम था तो सिंगल लेयर था और डक्ट, ट्यूब एंड बॉडी कैविटी पर मिल रहा था। कंपाउंड जो था वो स्किन पर मिल रहा था और मल्टी लेयर था। अब ये सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन पे 3 भागों में बांटे, किसमें किसमें, स्क्वायमस, कोवाइडल और कोलुमिनर। ठीक है, ये 3 भागों में हमने बांटा इसको, किसको, सिंपल एपिथेलियम को। अब इन तीनों की कहानी जाएंगे। और अब आती है इंपॉर्टेंट बात, क्यों, क्योंकि इन्हीं में से पूछेगा कौन कहाँ पाया जाता है। ठीक, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए अब बात करता है, सबसे पहले फिगर बाद में देखेंगे, स्क्वायमस एपिथेलियल की बात करता है। हमें मालूम है सिंपल एपिथेलियम का टाइप है और सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर की बनी होती है, तो इसके टाइप जो भी आएंगे वो क्या बने होंगे, सिंगल लेयर के ही बने होंगे। लेकिन जो स्क्वायमस एपिथेलियम है, ये जो सेल्स होंगे, इसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा
वो कैसा होगा, फ्लैटेड होगा। इसका मतलब सोई हुई सेल होंगी, लेटी हुई सेल होंगी, फ्लैटेड सेल होगी। और जो बाउंड्री होगी जिसमें सेल लगे होंगे वो क्या होगी, इरेगुलर होगी, कहीं मोटी कहीं पतली, ठीक है। बाउंड्री घेरा कैसा होगा, इरेगुलर होगा। ये स्क्वायमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन पर बांटा गया है। स्क्वायमस क्या होगी, लेटी हुई होगी, फ्लैटेड करते हैं उसको, सेल्स होंगी और बाउंड्री इरेगुलर होगी। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, ये जो स्क्वायमस एपिथेलियम है वो पाया कहाँ जाता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक ऑफ लंग्स। कहाँ कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, फॉर्मूला इसके लिए भी लिखेंगे, और एयर सेक्स ऑफ लंग्स। दो जगहों पे स्क्वायमस एपिथेलियम का जिक्र है, दोनों जगह याद रखेंगे। और इसका फंक्शन एक और याद रखेंगे, क्या, ये बनाता है डिफ्यूजन बाउंड्री, मतलब सब्सटेंस का इधर उधर जाने वाली जो बाउंड्री होती है, जहां डिफ्यूजन होता है, वो बाउंड्री कौन बनाता है, स्क्वायमस एपिथेलियम। सीधे सीधे सवाल है ये दोनों। पहला, स्क्वायमस एपिथेलियम कैसी हो गई, 3 सवाल निकल के आए, देख लो गुरु। पहला सवाल निकल के आया स्क्वायमस एपिथेलियम से, फ्लैटेड होती है, सोई हुई सेल होती है जिसकी बाउंड्री इरेगुलर होती है। ये भी देगा तो हम जान जाएंगे स्क्वायमस से। दूसरा निकल के आया, कहाँ पाई जाती है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, एयर सेक ऑफ लंग्स में पाई जाती है। और किसमें, कौन सी एपिथेलियम जो है फॉर्म करती है डिफ्यूजन बाउंड्री, स्क्वायमस एपिथेलियम। 3 सवाल निकल के आए सीधे सीधे। अब इसको याद करने के लिए आप चाहे इंपॉर्टेंट लाइनें तो याद लिख लीजिएगा कि स्क्वायमस वॉल में क्या लिखेंगे, स्क्वायमस वॉल में सेक्स से डिफ्यूजन होता है, सेक्स से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। आप चाहे तो इस बात को लिख लें। अब लिख लेंगे तो क्या होगा, यह आपको जनरली आम भाषा में याद रहेगी। स्क्वायमस वॉल में सेक्स से डिफ्यूजन होता है, तो स्क्वायमस से स्क्वायमस एपिथेलियम, वॉल से वॉल ऑफ ब्लड वेसल, क्या हो गया, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ठीक। से स्क्वायमस वॉल्स में सेक्स की बात करेगा तो क्या करेंगे, सेक्स ऑफ लंग्स, ठीक। से डिफ्यूजन होता है, मतलब डिफ्यूजन कौन बनाता है, डिफ्यूजन बाउंड्री, स्क्वायमस। ये याद रहेगी लाइन, स्क्वायमस वॉल में सेक्स से डिफ्यूजन होता है। इस तरह आपका स्क्वायमस एपिथेलियम खत्म। जहां से 3 टाइप के सवाल बनेंगे, तीनों आप कर ले जाएंगे नीट में, ठीक है। अब आगे चलिए भाई, क्यूबॉइडल की बात करें, दूसरे टाइप के सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, सीधे याद रखिएगा। स्क्वायमस की बात जब भी दिमाग में आएगी ये बात आ जाएगी अपने आप कि स्क्वायमस वॉल में सेक्स से डिफ्यूजन होता है, वॉल से वॉल ऑफ ब्लड वेसल, सेक्स से सेक्स ऑफ लंग्स में हो गया, और डिफ्यूजन मतलब स्क्वायमस डिफ्यूजन वॉल बनाती है। खत्म काम। फिगर देखना, एक नजर देख लीजिए। ये देखिए ये वाला, ये सोई हुई सेलें हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लैटेड सेल है, लिख के दिया है यहाँ, चलिए। सोई हुई सेल है और इसकी बॉडी देखिए इरेगुलर है, कहीं दुबली कहीं मोटी, कहीं दुबली मोटी कहीं दुबली, ठीक है। तो अगर फिगर भी दे दिया अगर इस टिश्यू का, पूछा कौन टिश्यू है तो हम पहचान लेंगे कैसे, क्योंकि यही एक सेल है जिसमें कैसी सेल है, फ्लैटेड सेल, सोई हुई सेल, और यही एक सेल है जिसकी बाउंड्री कैसी है, इरेगुलर। तो अगर फिगर से भी पूछ दिया क्वेश्चन नीट में तो हम कर ले जाएंगे। स्क्वायमस एपिथेलियम में कहीं गलती नहीं होगी। आइए आगे आइए। कोई भी चीज इतना परफेक्ट से पढ़ जाना है रिवीजन में कि रिवीजन में आसान हो जाए और सामने गिरे क्वेश्चन तो गलती ना हो। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसकी बात करते हैं जब, तो कंपाउंड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक, नाम से पता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक ही होगा। क्यूबॉइडल क्यूब, क्यूब लाइक हो गया, क्यूब लाइक समझ रहे हैं ना, क्यूब दिखा दे भैया, ये क्यूब लाइक हो गया, ठीक। सिंगल लेयर, भाई सिंगल लेयर हम एपिथेलियम का टाइप पढ़ने से पहले ही जान गए कि सिंपल एपिथेलियम है तो सिंगल लेयर ही होती है। क्यूब लाइक होता है क्योंकि क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक हो गया। पाया कहाँ जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है गुरु, हमने क्या बताया था, पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, देखिए कहाँ, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी में, किडनी जो है मेन यूनिट है ना नेफ्रॉन,
और नेफ्रॉन में कौन से पार्ट होते हैं? ट्यूबुलर पार्ट। पीसीटी डीसीटी पढ़ेंगे हम, आपने पहले भी पढ़ा होगा। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसमें क्या पाए गए? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए गए। हम सिंपल एपिथेलियम में पढ़ के आए ना, ट्यूब में भी पाए जाते हैं और डक्ट में भी पाए जाते हैं। तो डक्ट ऑफ ग्लैंड में किस टाइप का वो सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है? क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। कहाँ? डक्ट ऑफ ग्लैंड और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। और पूछेगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ये सवाल दो बनते हैं क्यूबॉइडल से। ठीक, ये पहला। और दूसरा कहाँ पाया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम क्या है? सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एपिथेलियम। अब यही क्यूबॉइडल जो पीसीटी में पढ़ेंगे, जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे नेफ्रॉन की, तो किडनी की यूनिट पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, तो देखेंगे नेफ्रॉन में एक पार्ट है क्या? पीसीटी, फिर डीसीटी। जो पीसीटी पार्ट है उसमें ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है? यही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाती है, जिसे कहते हैं माइक्रोबिलाई। और उस चलते वो कैसा दिखता है? ब्रूस बॉर्डर लाइक दिखता है। तो क्या आता है इस क्यूबॉइडल पे? देखिए आगे की लाइन है, एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन और किडनी एंड माइक्रोबिलाई। तो माइक्रोबिलाई इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के पास होती है, जिसके कारण ये कैसा दिखता है? ये दिखता है कैसा? ब्रूस बॉर्डर। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखेंगे कि इस क्यूबॉइडल के पास माइक्रोबिलाई किस क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर के पास, एपिथेलियम के पास होती है, जो पीसीटी में पाया जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन। ये बात याद रखेंगे। तो क्यूबॉइडल में क्या इंपॉर्टेंट है? कहाँ पाया गया। ठीक है, तो इसके लिए भी आप चाहे तो एक फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक, किडनी के ट्यूब में लिख लीजिए, याद रखेंगे। किडनी के ट्यूब में, ये मैंने अपने से सब बनाया है, जैसा भी बनाया है काम चल जाएगा। तो किडनी के ट्यूब में क्यूब जैसी बात, ठीक है। हमें पता है ट्यूब स्ट्रक्चर किस एपिथेलियम का होता है? क्यूबॉइडल का होता है। किडनी के ट्यूब में पाया जाता है। ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डक्ट ऑफ ग्लैंड पूछता है, लेकिन ट्यूब में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किडनी के ट्यूब में याद रखिएगा पीसीटी भी आता है और डीसीटी भी आता है। ठीक है, दोनों में क्या पाया जाता है? क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल के पास पीसीटी में क्या होती है? माइक्रोबिलाई। ठीक है, तो किडनी के ट्यूब में क्यूब जैसी बात याद रखेंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया? क्यूबॉइडल की भी बात। क्यूबॉइडल भी याद रखेंगे। ठीक है, ये फार्मूले जो है आपको जो है देर तक याद रखते हैं, इसलिए देखिए किडनी के ट्यूब में क्यूब जैसी बात, क्यूबॉइडल पता चल गया आपके किडनी के ट्यूब में पाया जाता है। ट्यूब में कौन पार्ट है? पीसीटी डीसीटी, क्यूबॉइडल, और पीसीटी में माइक्रोबिलाई। डक्ट ऑफ ग्लैंड भी याद रखिएगा, लेकिन ये ट्यूब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की। दोनों स्क्वायमस और क्यूबॉइडल आप, हमें उम्मीद है कि याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। कौन कौन से सवाल बनते हैं बना दिया, नीट में आएंगे, जब भी आए नीट में क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। अब चलिए तीसरे पार्ट की बात करते हैं, कोलुमनर एपिथेलियम। क्या है? इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, भाई पता है, लेकिन इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है, अभी तो स्क्वायमस में पढ़ के आए थे, क्या सोई हुई थी, क्यूबॉइडल में क्यूब टाइप थी, और कोलुमनर माने खंभे टाइप, कोलुमनर कॉलम टाइप। कॉलम कैसा होता है? लंबा और सिलेंड्रिकल। ठीक, कॉलम टाइप, ये ठीक है। इस टाइप की जो है सेल पाई जाती है किसमें? सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम में। याद रखेंगे। तो स्ट्रक्चर इसलिए याद रखना है कि कभी कभी हो सकता है कि वो जो फिगर दिया है 7.5 में और 7.1 में, वो उठा के दे देगा, तो क्या आप उस समय अफसोस करेंगे? नहीं, हमें अफसोस करना ही नहीं है, हमें एनसीईआरटी पे कमांड बनाना है। तो कोलुमनर एपिथेलियम क्या हो गया? टाल हो गया, सिलेंड्रिकल टाइप हो गया। और जो न्यूक्लियाई है, अभी तक ये सबसे खास बात कहाँ पाई जाती है? बेस में पाई जाती है, अभी फिगर में दिखाएंगे। तो कोलुमनर में जो न्यूक्लियाई पाई गई सेल में, वो बाउंड्री पर कहाँ पाई गई? बेस पे पाई गई। या तो ये बेस हो गई या तो ये, दोनों जगह पर पाई गई। सेल कैसी है? टाल और सिलेंडर है। ठीक है, और जो फ्री सरफेस है, जो इसका फ्री सरफेस है, एक तो बेस प्लेट पे बताया था सारी लगी रहती है, जो फ्री सरफेस है
उस पे माइक्रोबिलाई पाया जाता है कोलुमनर इपिथेलियम में भी। क्यूबॉइडल में भी हम पढ़ के आ रहे हैं माइक्रोबिलाई पीसीटी में पाया जाता है, और कोलुमनर के फ्री सरफेस पर माइक्रोबिलाई पाया जाता है। न्यूक्लियाई का लोकेशन याद रखना है हमें। न्यूक्लियाई कैसी होती है कोलुमनर में, कैसी होती है, बेस पे होती है। और सेल कैसी होती है न्यूक्लियर में, टाल और सिलेंडर होता है। ठीक, अब देखिए आगे चलिए, ये पाई कहाँ जाती है, इंपॉर्टेंट तो यही है भाई सबसे ज्यादा। ये पाई जाती है स्टार बना, कहाँ कहाँ गुरु, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और काम इनका भी क्यूबॉइडल जैसा ही लग रहा है, वही काम है, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन पाई कहाँ गई, लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन में कोलुमनर इपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। तो कोलुमनर कहाँ पाई गई और सेल कैसी है, तो इसके जानने के लिए फिगर भी इसका देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है, फिगर दे देगा तो क्या करेंगे। देखिए सेल्स है, अरेंज है। हम पहला जानते हैं कि जो भी न्यूक्लियाई पाई जाएगी सेल में वो क्या है, बेस में प्रेजेंट है। या तो बेस ये है, या तो बेस ये है, या तो बेस ये है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या रखेंगे, कोलुमनर टाइप है तो कैसी है, लंबी लंबी है। और क्या है, न्यूक्लियाई सीधे याद रखिए बेसी में प्रेजेंट होगी, तो न्यूक्लियाई इन बेस, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये यहाँ फिगर के हिसाब से। ठीक है, याद रखेंगे गुरु। चलिए इसके लिए भी क्या आप फार्मूला लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। एसआई का कॉलर लिखिए, लिखिए लिखिए, लिख लीजिए भाई, इसे क्यों छोड़ेंगे। आइए, एसआई का कॉलर क्या है, लंबा और नीचे है, लंबा और क्या है, नीचे है, नीचे है। ठीक है, कॉलर से हो गई क्या, कोलुमनर। ठीक है गुरु, कोलुमनर इपिथेलियम की बात हो गई कॉलर से। एसआई का क्या हो गया, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग, इंटेस्टाइन याद रहेगा, ये याद रखें। एसआई से क्या हो गया, लंबा और नीचे, मतलब कॉलर की सेल कैसी हो गई, लंबी, ऐसे बना लेंगे भाई। और क्या नीचे, क्या और नीचे क्या, न्यूक्लियाई हो गई नीचे, नीचे और न से न्यूक्लियाई। ठीक है, इससे बेस पे भी याद रखेगा कि बेस पे होती है न्यूक्लियाई, पूरा याद रहेंगे। एसआई का कॉलर लंबा और नीचे है। ठीक है, इन तीन से तीनों के निकल जाएंगे, क्या, किडनी के ट्यूब में, ट्यूब जैसी बात, पूरा खत्म, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी में, क्यूबॉइडल की बात कर रहा है। उसी तरह इसमें एसआई का कॉलर लंबा और नीचे, पूरा कोलुमनर का निकल जाएगा, निकाल के देख लीजिए। और स्क्वायमस का क्या, वॉल में सेक से डिफ्यूजन होता है, पूरा निकल जाएगा। ये सवाल गिरते हैं भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचिएगा एपिथेलियम एनिमल टिश्यू है चलो पढ़ के निकल जाए, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा ना भाई, एक सवाल आएगा। इसलिए तीनों में से किसी का लोकेशन पूछ सकता है। अब चौथा, आइए आगे की बात करते हैं। जो ये कोलुमनर और क्यूबॉइडल हम पढ़ के आ रहे हैं, इनके ऊपर होता है सीलिया, फ्री सरफेस पे। एक तो सरफेस बेस पे है इनके, इस पे, और ये जो फ्री सरफेस है इसका, इस पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, धागे नुमा, उसको कहेंगे सीलिया। और जिसके पास ये सीलिया होगा उसे हम कहेंगे सिलिएटेड इपिथेलियम। क्या कहेंगे, सिलिएटेड इपिथेलियम। किसे कहेंगे, जिसके पास सीलिया होगा। और फ्री सरफेस किस पे है, फ्री सरफेस है क्यूबॉइडल और कोलुमनर की कहानी में। ठीक है, क्योंकि वो तो फ्लैटेड है, स्क्वायमस सोई हुई, तो कोलुमनर और क्यूबॉइडल में ही सिलिएटेड की कंडीशन है। और सिलिया क्या है, थ्रेड लाइक या धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो इसके फ्री सरफेस पे है। ठीक है, फिगर में देख ले भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो डी नंबर फिगर में देख ले। ठीक, ये क्या है, कोलुमनर ही है, लंबा है, बेस पे है। और ये देखो, ये सीलिया है गुरु, और ये कैसी हो गई, सिलिएटेड हो गई। अब इंपॉर्टेंट है कि पाई कहाँ गई। देखो इनका काम क्या है, सिलिएटेड का, ये पार्टिकल को मूव करती हैं। कोई भी मूवेबल पार्टिकल है, जैसे हमारे बॉडी में म्यूकस है, उसको एक फिक्स डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में अगर निकालना है तो बाहर की तरफ, तो इस तरह स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करती है, पार्टिकल को मूव करती हैं। वो काम क्या कौन करता है, सिलिएटेड करते हैं। सिलिएटेड इपिथेलियम क्या करती है, किसी भी मूवेबल पार्टिकल को
क्या करती है बॉडी में, इसको मूव करती है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। और कहाँ प्रेजेंट रहती है, मेनली सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। वो कौन कौन से है, ब्रेंकियोल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन में सिलेटेड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट रहती है, ये भी ऑप्शन दे सकता है, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। तो इसे भी हमें याद रखना है। ब्रोंकियोल की जगह कभी कभी ये भी दे सकता है, क्या इसको देख के कंफ्यूज ना होइएगा कि रिस्पायरेटरी पैसेज, क्या बोल देगा, रिस्पायरेटरी पैसेज ब्रोंकियोल की जगह ऑप्शन में दे दिया, तो रिस्पायरेटरी पैसेज पे भी हम टिक मारेंगे कि सिलिएटेड एपिथेलियम यहाँ भी पाया जाता है। और कभी कभी फलोपियन ट्यूब की जगह यूटेराइन ट्यूब या ओविडक्ट भी दे सकता है, ठीक है। फलोपियन ट्यूब की जगह क्या दे सकता है नाम, यूटेराइन डक्ट, यूटेराइन ट्यूब भी कर सकते हैं इसको, ट्यूब या ओविडक्ट भी दे दिया, तो हम किसको मारेंगे, हम फलोपियन ट्यूब को ही क्या मारेंगे, या यूटेराइन ट्यूब भी देगा तो यूटेराइन ट्यूब को मारेंगे, ओविडक्ट देता है ओविडक्ट को मारेंगे। तो क्या करेगा इस सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ये प्रोपेल कर देगा म्यूकस को टुवर्ड फेरिंक्स की तरफ। क्या करेगा, रिस्पायरेटरी पैसेज या ब्रेंकियोल में जो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, ये जो म्यूकस हमारे अंदर है, इस म्यूकस को क्या करेगा, ढकेल देगा किसकी तरफ, फेरिंक्स की तरफ। बस यही काम करता है सिलिएटेड एपिथेलियम। इसी तरह फलोपियन ट्यूब में, यूटेराइन ट्यूब में या ओविडक्ट में ये क्या करेगा, ओवा को ढकेल देगा, सिलिएटेड एपिथेलियम किधर मूव कराएगा, ओवा को किधर, टुवर्ड्स यूटेरस की तरफ। उसमें क्या है, ओवा यूटेरस की तरफ मूव कराएगा कौन, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में इंपॉर्टेंट है क्या, एग्जाम्पल कि कहां कहां पाया जाता है, ब्रोंकियोल में, फ्लोपियन ट्यूब में। काम क्या हुआ, मूव करता है पार्टिकल को एक फिक्स डायरेक्शन में। ब्रोंकियोल की तरह अगर रिस्पायरेटरी पैसेज देगा तो तब भी हम समझ जाएंगे कि सिलिएटेड की बात करेगा। फ्लोपियन ट्यूब के जगह यूटेरिन ट्यूब या ओविडक्ट भी दे सकता है। सिलिएटेड एपिथेलियम किधर मूव कराता है, रिस्पायरेटरी पैसेज में म्यूकस को फेरिंक्स की तरफ डायरेक्शन में, और इसमें क्या करता है, फ्लोपियन ट्यूब पे ओवा को यूटेरस की तरफ मूव कराता है, ठीक है। तो हम इसके लिए भी एक फार्मूला लिख लेते हैं भैया, आरपीएफ। आरपीएफ जानते हैं ना, हमारे इंडिया में फोर्स होती है, मूव कर गई। अब देखिए क्या हुआ, इसका क्या हो गया, आरपीएफ मूव कर गई। तो आरपीएफ में पढ़ लिए, आर क्या हो गया भैया, रिस्पायरेटरी पैसेज मतलब ब्रेंकियोल। आरपी हो गया रिस्पायरेटरी पैसेज ब्रेंकियोल। एफ से हो गया फ्लोपियन ट्यूब, यूटेरिन ट्यूब ओविडक्ट भी देगा तो वही बात होगी। क्या कराएगी, मूव। मूव कौन कराती है, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या कराती है, मूव। रिस्पायरेटरी पैसेज को में कहा, म्यूकस को फेरिंक्स की तरह, और फ्लोपियन ट्यूब में ओवा को यूटेरस की तरफ, ये मूव कराती है, ठीक है। याद रहेगा, आरपीएफ मूव कर गई। तो भाई ये एपिथेलियम इंपॉर्टेंट थे, इनसे सवाल निकल के आता है। अभी खत्म नहीं हुआ लेक्चर, अभी तो कहानी देखिए। 60 दिन का गैप पड़ा है, क्यों पड़ा है, तबीयत खराब थी और धर्मानुसार पितरपक्ष चल रहा था, उसे भी मानना पड़ता है भाई। साइंस अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मानने में थोड़ा टाइम गैप हो गया, आपके लेक्चर पढ़ने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी भी। और अब लगातार लेक्चर पढ़ेंगे, थोड़ी सी खांसी भी हो गई है इसकी वजह से, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, पर लेक्चर ईमानदारी से और मेहनत से डाला जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर और चीज़ों पर पकड़ बना सके। देखिए पूरा एपिथेलियम की कहानी खत्म है, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं सब कुछ देख लिया। नीट में इससे ज़्यादा सवाल नहीं बन सकते। आगे चलिए, आगे बात करेंगे। यहाँ से भी नीट के सवाल आते हैं भाई। एनसीईआरटी का हर लाइन हर पन्ना इंपॉर्टेंट है, हर फिगर भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहा जाए। थोड़ा खांसी के लिए क्षमा चाहते हैं। आगे आइए। सम ऑफ द कॉलुमिनर एंड क्यूबॉइडल सेल गेट, अरे कुछ जो कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल जो हमें पढ़ के आ रहे हैं, जो क्यूब लाइक और खंबे लाइक स्ट्रक्चर थी, वो स्पेशलाइज्ड अपने को चेंज कर लेती है। किसके लिए,
सेक्रेशन के लिए, और वो ग्लैंड के रूप में काम करने लगती हैं, जिसे कहते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम की बात करेगा तो किसकी बात पूछ सकता है? कोलुमिनर और क्यूबॉइडल की। ठीक है, सीधे सीधे कोलुमिनर और क्यूबॉइडल अपने को एक दूसरे स्ट्रक्चर में, स्पेशल स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है। क्यों? सिक्रेशन के लिए। उसे क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहेंगे। और ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम दो टाइप की होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। एक होगी यूनिसेलुलर, एक होगी मल्टी सेलुलर। जिसमें सिर्फ एक सेल की बात करेंगे वो ऑर्गन कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा। और जिसमें बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल की बात करेंगे वो कैसे होगा? मल्टी सेलुलर होगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लैंडुलर इपिथेलियम का यूनिसेलुलर से क्वेश्चन बड़ी बार गिरता है। क्या? क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर सेल है, ग्लोबेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल, और उसे क्या कहते हैं? ग्लोबेट सेल। और कभी कभी म्यूकस सेल देके भी पूछ देता है, क्योंकि ग्लोबेट सेल म्यूकस सिक्रेट करती है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी म्यूकस सेल देके भी पूछ देता है, तो म्यूकस सेल को भी याद रखेंगे। ग्लोबेट म्यूकस सिक्रेट करता है, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, और यही एकमात्र यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम बॉडी में है। और इसके बाद जो भी बॉडी में सेल्स की बात करेगा वो कैसी होगी? ग्लैंड। जो भी ग्लैंडुलर इपिथेलियम की बात करेगा वो कैसी होगी? मल्टी सेलुलर होगी। ठीक है, बॉडी में ग्लोबुलेट को छोड़ के। और इसमें एक एग्जांपल भी दे रहा है मल्टी सेलुलर में। क्या? मल्टी सेलुलर में दे रहा है मल्टी सेलुलर में सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक, सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहा है। सलेवरी ग्लैंड है या स्वीट ग्लैंड है, ठीक है, कोई भी ग्लैंड है, ये स्वीट ग्लैंड है, ठीक है, या सबसियस ग्लैंड है, ठीक है, कोई भी ग्लैंड है बॉडी की, वो सब कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिसेलुलर कौन है। तो याद रखेंगे, नीट का क्वेश्चन यहां से उठा तो यही उठेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं क्योंकि ज्यादा देर तक ध्यान रहे। यूनिसेलुलर की बात करेंगे, ग्लैंडुलर इपिथेलियम यूनिसेलुलर, गोबलेट सेल या म्यूकस सेल, ठीक है, या आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल या गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, म्यूकस सिक्रेट करता है, इसलिए म्यूकस सेल भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है, ये नीट का क्वेश्चन गिरेगा। बाकी सारी सेलें हम पढ़ेंगे वो मल्टी सेलुलर होती हैं। सेलेवरी ग्लैंड दे रहा है, स्वीट ग्लैंड, सेप्सियस ग्लैंड, और जो भी बॉडी की ग्लैंड है वो कैसी हो गई? मल्टी सेलुलर हो गई। ठीक है, ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो भी है। अब मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रेशन, इन ग्लैंडों के सिक्रेशन के बेस पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कैसे सिक्रेशन करती है? दो भाग, कौन कौन? दो टाइप कौन कौन है? दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और इंडोक्राइन क्या है? ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिनके पास डक्ट होती है। जो भी ग्लैंड है अगर डक्ट से अपने मटेरियल को निकाल रही है, सब्सटेंस को रिलीज कर रही है, उसके पास एक डक्ट है, तो उसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट क्या क्या करती है? तो याद रखिएगा, इतना नाम याद रखने से बढ़िया है। एक्सोक्राइन में आप म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, वाइल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट याद रखेंगे। इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में मिल्क भी याद रखिएगा। तो आप सीधे याद रखिएगा कि इंडोक्राइन से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। हार्मोन के बाद जो भी ऑप्शन देगा वो एक्सोक्राइन का ही देगा। तो हार्मोन आपको याद रखेंगे, हार्मोन आपको याद रहता भी है। हार्मोन से जुड़ी ग्लैंडें भी याद रखेंगी, वो भी इंडोक्राइन होती है, क्योंकि इंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है। उसके बाद का जो ऑप्शन देगा एक्सोक्राइन ही होगा। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन हो गई? जिसके पास डक्ट हो, जो अपना सब्सटेंस किससे रिलीज करती है? डक्ट से। वो कैसी हो गई? एक्सोक्राइन हो गई। कौन कौन दिया है? म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, हमने बता दिया है आपको तरीका, कि सबसे आसान तरीका वही है कि इंडोक्राइन हमें पता है हार्मोन निकलता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड हमें हार्मोन की ग्लैंडें पता रहेंगी, उसके बाद जो दिया होगा वो एक्सोक्राइन होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम दिया है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम की जगह आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पूछ लिया या इंटेस्टिनल ग्लैंड पूछ लिया, तब भी आप एक्सोक्राइन ही मारेंगे। कंफ्यूज ना होना गुरु, ये ग्लैंड का नाम भी सीधे दे सकता है। क्या? कि गैस्ट्रिक ग्लैंड या इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है वो कैसी होती है? एक्सोक्राइन होती है।
ठीक है, और रिलीज क्या करते हैं, बाई डक्ट और थ्रो डक्ट से। तो डक्ट से जो चीज रिलीज करते हैं ग्लैंड, वो कैसे हो गए, एक्सोक्राइन हो गए। कौन कौन हो गए देख लें, हम इंडोक्राइन याद आएंगे, एक्सोक्राइन ऐसे ही कंप्लीट रहेगा। अब इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, क्या, जो डायरेक्ट फ्लूइड में पास, जो भी डक्ट ग्लैंड के बगल में फ्लूइड है उसी में अपना प्रोडक्ट, अपना सब्सटेंस रिलीज कर दिए, कोई डक्ट नहीं होती, कोई डक्ट नहीं होती, वो इंडोक्राइन होती है। और ऐसी ग्लैंड से जो भी रिलीज होता है प्रोडक्ट उसे हार्मोन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और वो सीधे क्या करती है, पास वाले फ्लूइड में अपना रिलीज कर देती है सब्सटेंस। और जो डक्टलेस ग्लैंड से निकलते हैं सब्सटेंस वो हार्मोन कहलाते हैं। इसीलिए कहा हार्मोन याद रखना, हार्मोन की ग्लैंड याद रखना, जो बच गई सब एक्सोक्राइन है। ठीक है, चीजें कंप्लीट हुई यहाँ तक की। आइए फिगर में इसमें कुछ है नहीं। अब हम क्या पढ़े थे, हम पढ़ के आए थे दो टाइप की इपिथेलियल, सिंपल, अभी तक तो सिंपल का ही पार्ट चल रहा था, और दूसरा का पढ़े थे जो मल्टीलेयर की बनी होती है उसे कहते हैं कंपाउंड इपिथेलियल, मेड ऑफ मोर देन वन लेयर या मल्टी लेयर की बनी होती है सेल्स की, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इपिथेलियम कहते हैं। और रोल इसका भी क्या है, जिस तरह क्यूबाइडल और कोलुमिनर का था, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन लिमिटेड है क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लेयर्स है, इसलिए जो सेल अंदर की होगी वो कम फंक्शन होगी, इसलिए लिमिटेड है। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन ये है प्रोटेक्शन देती है, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के विरुद्ध ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। कहाँ पाई जाती है, क्यूबॉइडल मल्टीलेयर्ड होती है, टाइप ऑफ इपिथेलियम है, और कहाँ पाई जाती है ये सवाल पूछेगा, तो यहाँ पर नजर लगाइए। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे पाई जाती है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी पे पाई जाती है, जो भी गीला पार्ट है बकल कैविटी का, फायरिंग्स पे पाई जाती है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, सलेवरी ग्लैंड के डक्ट पे इनर लाइनिंग पे क्या पाई जाती है, कंपाउंड इपिथेलियम, और पैंक्रियाटिक डक्ट पे पाई जाती है। ये सीधे सीधे सवाल पूछेगा फिर, कंपाउंड इपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, मल्टीलेयर्ड होती है और कहाँ पाई जाती है। तो इसको तो हम देख लिए कि यहाँ सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसको याद करना भी जरूरी है, तो इसके लिए गुरु हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो आप लोग नोट करेंगे, यहाँ फार्मूला लिखते हैं, लिखिए कंपाउंडर, कंपाउंडर से मुंह में, देखिए चीजें आसान करने के लिए बस, और कुछ नहीं है। कंपाउंडर लिखिए, कंपाउंडर से क्या है, कंपाउंडर से मुंह में पान पाकर, क्या है, पान पाकर, कंपाउंडर से हमने मुंह में पान पा लिया, मुंह में पान पाकर सूखा स्किन गीला हो गया। अब भाई पान खाएंगे तो जो अंदर सूखा था मामला, सूखा, वो क्या हो गया, स्किन गीला हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग कैसे निकाल लेंगे, बनाए हम अपने से, इससे काम चल जाएगा इसलिए बनाए हैं। ठीक है, देखिए कंपाउंडर से कंपाउंड इपिथेलियम की कहानी हो गई। किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपाउंड एपिथेलियम की। ठीक है, से मुंह में, मुंह की बात कर रहे हैं तो हम लोग बकल कैविटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बकल कैविटी की, मतलब बकल कैविटी में हो गया कंपाउंड इपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद पान पाकर, पाकर से और पान से, पान से हो गया हम कहें अगर पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, और पाकर से हो गया फेरिंग्स। ठीक है, ठीक, सूखा स्किन मतलब ड्राई स्किन पे भी ये मौजूद है, कौन, कंपाउंड। गीला हो गया, गीला मतलब जब गीला होगा मुंह तो मतलब मॉइस्ट होनी चाहिए बकल कैविटी। ठीक है, गीला हो गया, और क्या हो गया गीला कब होगा, जब सलाइवा सीक्रेट होगा। ठीक, सूखा स्किन गीला हो गया, गीला कब हो गया, मॉइस्ट कब होगा, जब सलाइवा सीक्रेट होगा। तो सलाइवरी डक्ट की इनर लाइनिंग भी है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट भी है। तो देखिए सब कुछ निकल आया है। कंपाउंड इपिथेलियम से कोई सवाल आएगा इस फार्मूले से बाहर नहीं जाएगा।
कंपाउंडर से मतलब कंपाउंडर इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम। मुंह में मतलब बकल कैविटी में। पान माने पैंक्रियाटिक डक्ट। पाकर फेरिंग्स। सूखा स्किन मतलब ड्राई स्किन। गीला मतलब मॉइस्ट हो गया। कौन मॉइस्ट होगा? बकल कैविटी में मॉइस्ट होगी, गीला। और क्यों होगी? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट मतलब सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में भी कंपाउंडर इपिथेलियम हो गया। ये पूरा सवाल आपका कंपाउंडर इपिथेलियम से जो भी पूछेगा वो इस एक फार्मूले से निकल जाएगा और आप एक क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो हमने सारे एपिथेलियम के इसलिए बता दिया क्योंकि सवाल सीधे बस यही ज्यादातर आते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं, और जहां भी पाए जाते हैं चाहे वो स्क्वायमस हो, कोलुमिनर हो, क्यूबॉइडल हो या ये कंपाउंड एपिथेलियम हो, ये सब हमको आपको बता दिए। चाहे आप उस तरह याद करें चाहे फार्मूला से याद करें, चीजें हमें आसान करके याद करनी है, चीज छोड़नी नहीं है। और अब तेजी से चलेंगे भैया, एक एक घंटे का वीडियो पड़ेगा, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो सीधे सीधे ऑनलाइन चलेगी और उसके बाद जो है चीजें तेजी से कंप्लीट होंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो अब जो है बचा क्या है? अब बचा है जंक्शन। ये जंक्शन की कहानी क्या है, ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जंक्शन से सवाल गिर सकते हैं, गिरे भी हैं, गिर बन भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जंक्शन। जब जंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जाने जंक्शन है क्या। जंक्शन वो है जैसे सेल जो है क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिली टिश्यू बनाई। जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है वो आपस में अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन से जुड़ी रहती है। ठीक है, आपस में जुड़ी रहती है। और मान लीजिए कोई भी दो चीज अगर जुड़ी है आपस में तो बीच में किसी चीज द्वारा जुड़ी है तो उसको कहते हैं जंक्शन। ठीक, तो यही बात यहाँ है कि जो भी एपिथेलियम हो या और भी कोई भी टिश्यू हो एनिमल टिश्यू में, टिश्यू सिस्टम में, तो जो इनका आपस का मटेरियल है वो आपस में जुड़ा होता है। और कैसे जुड़ा होता है? तो जहां जुड़ा रहता है उसी को कहते हैं जंक्शन। और जब एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो तीन टाइप के जंक्शन को हम पढ़ते हैं। ठीक, और वो जंक्शन कौन कौन है? टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। सीधे सीधे इसके डिफिनीशन से ही, परिभाषा से ही सवाल गिर सकता है। ठीक, तो देखिए आप क्या सवाल है और क्या चीज है। देखिए जो क्या है, ऑल सेल इन एपिथेलियम, सब एपिथेलियम की सेल, एनिमल टिश्यू की कोई सेल हो जो आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, क्या फंक्शन बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक रहती है, उस चीज को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तीन टाइप का जंक्शन पढ़ना है हमें। कौन कौन? टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ये तीनों जंक्शन होते क्या है इस चीज को समझेंगे और यहां से जंक्शन से सवाल आता है। नाम से ही पता चलता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन माने चीज को मजबूती से पकड़े रहे, मतलब वो जंक्शन जो किसी भी जो एनिमल टिश्यू है, जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है एनिमल टिश्यू में, उनमें से किसी भी सब्सटेंस को लीक ना होने दे। टाइट माने पकड़े रखे मजबूती से। माना देखिए यहाँ ये कोई बेसमेंट है, इस पे सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स मतलब कुल मिला के एनिमल टिश्यू है रफ स्ट्रक्चर में। अब इसमें जो भी सब्सटेंस है सेलों के पास वो लीक होके यहाँ से बाहर ना चली जाए, इसके लिए जो जंक्शन काम करता है उसे कहते हैं टाइट जंक्शन। और नाम से ही पता है, तो सीधे पूछ सकता है कि हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, कौन सा जंक्शन है? तो टाइट जंक्शन है जो मजबूती से घेरे रहेगा और अंदर के किसी भी सेल के मटेरियल को बाहर लीक नहीं होने देगा। टाइट जंक्शन याद रखेंगे। चलिए उसके बाद बात करेंगे एडेरिंग जंक्शन की। एडेरिंग जंक्शन जो है वो जो है, खांसी से मैं तंग हूं फिर भी क्लास वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, लेकिन चीजें जो है चलती रहे। इतनी खांसी से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा लेकिन कोई बात नहीं है, इतना डिस्टर्बेंस चलना है अगर बड़ा फायदा चाहिए तो। एडेरिंग जंक्शन क्या होता है? एडेरिंग जंक्शन मैंने याद रखो सीमेंट। और सीमेंट का काम क्या है भैया? दो ईंटों को जोड़ना, तो ये दो सेल को जोड़ देती है। एडेरिंग मैंने सीमेंट, और सीमेंट का काम क्या है? दो ईंटों को जोड़ना, तो ये भी दो नई सेलों को आपस में जोड़ देती है। ये हो गई एडेरिंग जंक्शन। तो सीधे पूछेगा
कि यह तो एडेरिंग जंक्शन पूछ देगा, क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, दो सेल्स को आपस में नई सेल्स को जोड़ देता है, ठीक है। या तो पूछेगा कि क्या सीमेंटिंग टू कीप न्यूबेरिंग सेल टुगेदर, कौन, एडेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन बांधे रखता है कि कोई सब्सटेंस बाहर ना जाने पाए, एडेरिंग जंक्शन उसके अंदर सेल्स को जोड़ देता है। और गैप जंक्शन अब क्या करेगा, जो सेल्स के अंदर सब्सटेंस भरे हैं, जो सेल्स के अंदर फ्लूइड भरा है साइटोप्लाज्म, उनको क्या करता है, एक दूसरे से वो साइटोप्लाज्म मिल जाए और उनके सेल्स के अंदर के आयन का ट्रांसफर हो, जो छोटे मॉलिक्यूल है उनको ट्रांसफर हो, जो बड़े कुछ मॉलिक्यूल है उनका ट्रांसफर हो, मतलब वो एक साथ काम करने लगे, एक दूसरे के साथ काम करने लगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन है। तीनों से सीधे सवाल आएंगे, तीनों क्या करता है गैप जंक्शन, पहले देख ले। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर बाय कनेक्टिंग ऑफ द एडवाइजिंग सेल, वही बात है, जोड़ देता है साइटोप्लाज्म को, जिससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ आयन होगा, मॉलिक्यूल छोटे बड़े का ट्रांसफर हो जाता है, दोनों साथ से काम करते हैं। एनसीईआरटी को इस तरह पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि एनसीईआरटी पर कमांड, नीट का कोई सिलेक्शन जो है, कोई भी नीट में सिलेक्शन लेना है उस पर बिना एनसीईआरटी के कमांड के नहीं हो सकता। और 50% कोर्स 180 में 90 क्वेश्चन बायो से आते हैं, और बायो में 70-75 क्वेश्चन करके आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, चाहे साल भर आप फिजिक्स पढ़िए केमिस्ट्री पढ़िए, आपको 80+ 85+ करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए और उसके लिए आपको बायो एकदम रिवीजन चाहिए बहुत बार, ठीक। आपको लगता है बायो आपकी कंप्लीट है, अच्छी है, हाँ आपने बायो स्ट्रीम से है तो बायो अच्छी ही होगी, लेकिन बायो ज्यादातर अच्छी कितने लोगों के लिए होती है, 70-75 नंबर के लिए होती है। उसके बाद के जो 10 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए इस बायो को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 से 10 बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए इतनी आसान भी नहीं है बायो, इसलिए इस पे भी पूरा समझे। और हमेशा याद रखिए नीट का 50% है, ठीक है। ये जंक्शन याद रखेंगे, टाइट जंक्शन क्या करता है, घेरा टाइटली पकड़ लेता है, कुछ भी लीक नहीं होने देगा। एडेरिंग क्या है, सीमेंटिंग है भाई, सीमेंट का काम करता है। गैप क्या है, साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है, मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है सेल्स में। ये टिश्यू में ये 3 जंक्शन है, किसी भी टिश्यू में, एपिथेलियल में ही नहीं अदर टिश्यू में भी, एनिमल में, ठीक है। ये 3 जंक्शन है, टाइट, एडेरिंग, गैप, और तीनों के सीधे सीधे डिफिनीशन से ही सवाल आ सकते हैं नीट में, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म, हम लोगों ने एपिथेलियल का काम गिरा दिया। अब पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर इसी तरह थोड़े थोड़े बड़े होंगे, 30 मिनट का लेक्चर ऐड के लिए बनाए, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर बढ़े इसके लिए बनाया जाता है, हमें मालूम है, लेकिन जो है कोर्स पीछे छूट जाएगा, इसलिए 1 घंटे का लेक्चर बनने दीजिए, बोर ना होइएगा, लेक्चर देखिए अच्छे से। एपिथेलियल का जहां से भी सवाल आएगा मुझे उम्मीद है अब आप कर ले जाएंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ तक की चीजें कंप्लीट कीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे।